नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। वस्तुतः हाल में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव किए जा रहे हैं। ये कानून उन्हीं के संदर्भ में है। गृह मंत्री ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर दिया है। ये कानून भारत में अपराधों के अभियोजन प्रक्रिया की नींव बनेंगे। कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, ये तय करेंगे। इससे पूर्व भारत में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम लागू हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि इनमें लिखी हुई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है कि केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाए, बयान कैसे दर्ज होंगे, सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किस पर है। जितने भी कानून थे ये अंग्रेज जमाने के कानून थे और इनको बदलने की आवश्यकता भारतीय समाज के बदलाव के साथ बहुत ज़रूरी थी। पूर्व के जो कानून लागू थे उसमें आईपीसी 1860 ईस्वी में, सीआरपीसी 1898 में और साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू था। आइए जानते हैं कि आखिर इनको बदलने की ज़रूरत क्यों है। एक जीवंत समाज में कानूनों का बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न तो समाज स्थिर है तो कानून कैसे स्थिर हो सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 को पेश करने की वजह में ही छुपा हुआ है। यह कानून व्यवस्था को मजबूत बनाएगा और कानूनी प्रक्रिया को सरल करेगा। तीसरा कारण है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को हटाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाने वाले बिल में लिखा हुआ है कि मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों में देश में हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। चौथा कारण है सीआरपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में देरी को रोकना है। पांचवा कारण है पुराने अंग्रेजी राज के मजबूती के लिए बने कानूनों को हटाना, क्योंकि वर्तमान में भारत में लोकतंत्र स्थापित है। छठा कारण है 150 साल से अधिक पुराने कानून सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के साथ बेमानी हो गए हैं। सातवां कारण है पुराने कानूनों के तहत दोष सिद्धि दर काफ़ी कम रही है। आठवां कारण है अपराधों की प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, साथ ही तकनीक में विकास हो रहा है, जिसके कारण कानूनों को भी वर्तमान समय के साथ चलना होगा। नौवां कारण है नवीन तकनीकों का प्रयोग अपराध को रोकने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। इसको शामिल करने के लिए कानूनों में बदलाव किए गए हैं। 10वां कारण है तीनों कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए हैं। इन्हें पहले ब्रिटिश संसद में पास किया गया था, उसके बाद भारत में लागू किया गया था। इन कानूनों में अब भी 475 औपनिवेशिक रेफरेंस हैं, जैसे कि क्राउन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन गैजेट आदि। 12वां कारण है लंबी कानूनी प्रक्रिया के बोझ से न्यायपालिका और जनता परेशान हो गई है, इसलिए ज़रूरी है कि न्याय जल्दी मिले और अपराधियों को सज़ा भी जल्दी दी जाए। 12वां कारण है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 कानून व्यवस्था को मजबूत बनाएगा और कानूनी प्रक्रिया को सरल करेगा। 13वां कारण है पुलिस की शक्ति सत्ता के लिए एक साधन रही है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जनता उससे पीड़ित थी, लाल टोपी बदनाम रही है।
इसको सुधारने की ज़रूरत है। 14वां कारण है, ये कानून उपनिवेशवाद की विरासत है और इन्हें आज के हालत के अनुकूल बनाया गया है। इन कारणों के अलावा कमेटी की सिफारिश खासकर 146वीं रिपोर्ट दिनांक 23/6/2010 में सिफारिश की गई, जो कि संसदीय अस्थायी समिति की कमेटी थी, कि एक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। गृह मामलों की संसदीय अस्थायी समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट दिनांक 23/6/2010 में सिफारिश की थी कि एक देश की आपराधिक अर्थात भारत देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। इसके पहले संसदीय अस्थायी समिति ने 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में भी इस पर तर्कसंगत बनाने और आपराधिक कानून में सुधार के लिए जोर दिया था। गृह मंत्रालय ने मई 2019 में आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य देश के आपराधिक कानूनों में सैद्धांतिक, प्रभावी और कुशल तरीके से सुधार की सिफारिश करना है। इस कमेटी की घोषणा दिसंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। 4 मई 2019 को इसका नोटिफिकेशन आया था। समिति के अध्यक्ष रणवीर सिंह कर रहे थे, जो कुलपति नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के हैं। सदस्यों में GS वाजपेयी, बलराज चौहान, महेश जेठमलानी और GP थरेजा शामिल थे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यपालों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीशों, विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल, विभिन्न विश्वविद्यालय, कानून संस्थानों और सभी संसद सदस्यों को आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन के संबंध में सुझाव भी मांगे गए थे। इसी के आधार पर वर्तमान में ये तीनों कानून लाए गए हैं। अब देखते हैं कि बदलाव क्या किए जा रहे हैं। बदलाव तो कानून आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो मुख्य बदलाव न्यूज़पेपरों के माध्यम से प्रकाश में आ रहे हैं उनमें प्रमुख है राजद्रोह जैसे कानून को हटाना, कई नई धाराएं जोड़ी गई और निरस्त की गई हैं, तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी को अनिवार्य करना, सारी प्रक्रिया को डिजिटल करना, 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य कर देना, भगोड़े अपराधियों को उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल चलाने की अनुमति देना, नए कानून के सेक्शन 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। इसके तहत भारत से अलग होने, पृथकवादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध बताया गया है। कई अपराधों को जेंडर न्यूट्रल किया गया है। साथ ही कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं। इसमें सिंडिकेट क्राइम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बम बनाने को भी अपराध बनाया गया है। 60 दिन के अंदर फैसले को ऑनलाइन करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। सामुदायिक सेवा को भी सजा बनाया गया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। पहली बार कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक सेवा को बतौर सजा के तौर पर शामिल किया गया है। कई अपराधों की सज़ा में भी बढ़ोतरी की गई है। मसलन गैंग रेप के मामले में फ़िलहाल कम से कम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, अब इसे बढ़ाकर 20 वर्ष किया जा रहा है। साक्ष्य कानून में अब इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया है। साथ ही गवाह, पीड़ित और आरोपी अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी अदालत में पेश हो सकेंगे। समय सीमा का पाबंद किया गया है। नए विधेयक में फॉरेंसिक के इस्तेमाल और मुकदमे की सुनवाई की टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। अब बिल संसदीय समिति के सामने है, जहां विपक्ष इन पर अपनी राय रखेगा। इन बिल को लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा। इसके बाद ही इन्हें संसद में दोबारा लाया जाएगा, जहां इन पर बहस होगी,
फिर इन्हें पारित किया जाएगा। एक बार अंतिम प्रारूप सामने आएगा तब पूर्ण रूप से पता चलेगा कि आखिर जो बदलाव हुए हैं उनका मौजूदा समय में क्या असर पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल उस चीज़ के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो घटना के समय भी अपराध है। इसलिए जो भी बदलेगा वो भविष्य में होने वाले अपराधों के लिए ही बदलेगा। धन्यवाद।